बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसके अंतर्गत एक टॉपिक है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें जैव प्रौद्योगिकी का बहुत उपयोग हो रहा है। तो इसमें हम अगर इसके थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो खाद्य पदार्थों में जो वृद्धि हेतु कृषि का मुख्य उद्देश्य है कि खाद्य पदार्थों में वृद्धि करना। तो इसमें तीन मुख्य वैकल्पिक नीतियां अपनाई जाती हैं। किसके लिए? खाद्य पदार्थों में वृद्धि के लिए, जिससे हमारे जो अन्न उत्पादन है वो बहुत अधिक मात्रा में हो जाए। तो इसके लिए तीन चीजें क्या हैं? कृषि रसायनों पर आधारित कृषि, और जैविक खेती, और आनुवंशिक अभियांत्रिक फसलों पर आधारित कृषि। इन तीनों चीजों पर अगर ध्यान दिया जाए, कृषि रसायन जिसमें आपका जो पेस्टिसाइड है या उसके उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स हैं वो है, और जैविक खेती एक इसका विकल्प हो सकता है जिसमें उनका प्रयोग कम होता है फर्टिलाइजर्स का। और आनुवंशिक अभियांत्रिक फसलों पर आधारित कृषि जिसमें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसल होती हैं उन पर ये खाद्य पदार्थों में वृद्धि हेतु तीन वैकल्पिक नीतियां ये अपनाई जा सकती हैं। इसमें से जो अच्छा होगा पर्यावरण की दृष्टि से, जो अनुकूल होगा, तो उस विधि को अधिक अपनाया जाता है। तो थोड़ा सा भारत की जो पहले हिस्ट्री पर जाते हैं। भारत में जो हरित क्रांति से खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि हुई थी, 3 गुना वृद्धि मानते हैं। तो उस समय हरित क्रांति का मकसद ये था कि अधिक से अधिक जो भारतवासी हैं उनके लिए अन्न की मात्रा उत्पादन हो। तो हरित क्रांति का नतीजा ये रहा कि 3 गुना खाद्य उत्पादन में वृद्धि रही उनकी। उसमें कुछ चीजें थी जिस पर जोर दिया गया। एक तो था उन्नत किस्म के बीज बेहतर, दूसरा था बेहतर कृषि प्रबंधन और उसकी व्यवस्था, और कृषि रसायन का या उर्वरक के रूप में या पीड़कनाशी के रूप में व्यापक उनका उपयोग था। ये तीन चीजें थी। एक तो उन्नत किस्में का बीज इस्तेमाल किया जाए, उससे भी अच्छी फसल हो सकती है। कृषि प्रबंधन और कृषि मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, नॉर्मली मैनेजमेंट के अंतर्गत वो सभी चीज़ें आ जाती हैं जो फसल उत्पादन के लिए है। खेत तैयार करना, खेत में बुआई किस तरह से करना, खेत खोदना, उसकी सिंचाई करना, तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं। परंतु कृषि रसायनों का उपयोग अधिकतर किसान कई बार नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसका खर्चा उठाने में असमर्थ होते हैं, और पारंपरिक प्रजनन के तरीके व प्रबंधन से बहुत अधिक उत्पादन नहीं किया जा सकता है। तो वो भी एक समस्या है। तो इस समस्या का हल निकालने के लिए जो जेनेटिक मॉडिफाइड हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बहुत आशाएं उसमें बढ़ गई, जिसका उपयोग जो है फसल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बहुत अधिक किया जा सकता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसे पौधे तैयार किए जा सकते हैं जिनकी इन कृषि रसायन में निर्भरता न हो, और आनुवंशिक रूपांतरित विधि द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि आनुवंशिक रूपांतरित जो विधि है उसमें पर्यावरण पर उसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड या आनुवंशिक रूपांतरित जिसे हम कहते हैं, वो इसका एकमात्र विकल्प है जिससे हम बहुत अधिक उत्पादन भी कर सकते हैं और पर्यावरण को हानि भी नहीं होती है। तो इन्हीं के द्वारा नई जो वहनी जिसे कहते हैं सस्टेनेबल पर्यावरण मित्र हरित क्रांति की आशा की जा सकती है। मतलब जिससे पर्यावरण भी बचाया जा सकता है और हम उत्पादन में भी वृद्धि कर सकते हैं। ठीक। अब इसी में एक टॉपिक है कि आनुवंशिकता रूपांतरित जीव हम किसे कहते हैं। तो इसी को इससे स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी एक बार देखिए कि जीवधारी जो भी हैं, चाहे वो पादप है, जंतु है, या जीवाणु है, या कवक है, इनके जो जीन्स हैं, जीन्स में फेरबदल करके, फेरबदल मतलब उनके जो डीएनएज हैं उनमें चेंज करके आनुवंशिकता रूपांतरित जीव उनको कहते हैं हम जीएमओ। शॉर्ट में क्या कहते हैं? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म।
तो पारजनी जीव वे हैं जिनके आनुवंशिक ढांचे में किसी विजाति या बाह्य अलाइन जीन को समाविष्ट किया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीएमओ। ट्रांसजेनिक पौधों का निर्माण, इसको ट्रांसजेनिक भी कहते हैं, निर्माण करना जंतुओं के निर्माण करने से सरल होता है। मतलब पौधे का निर्माण सरलता से हो जाता है, जंतुओं में थोड़ा कठिनाई होती है, ये कहने का मतलब। अनेक पौधों में एक अकेली कोशिका जो है, एक कोशिका ही पूरे पौधे का निर्माण कर जाती है, जिसे हम ऊतक संवर्धन कहते हैं। ऊतक संवर्धन का मतलब होता है टिश्यू कल्चर, जैसे जिसे कहते हैं, जिसे एक सेल से ही हम पूरा पौधे का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही चीज आगे बढ़ रही है। आनुवंशिकता रूपांतरित पौधों के क्या लाभ हैं? लाभ क्या है? अब इतने सारे चीजें चीजें आ गई हैं कि लाभ क्या है। कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। जैसे प्रतिकूल वातावरण जो परिस्थितियां हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। जैसे कभी कम ताप हो जाता है, कभी अधिक ताप हो जाता है, कभी जल भराव हो जाता है, कभी सूखा हो जाता है। ये वातावरण की बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें जो है हमारे प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जो है अच्छा जो है नहीं हो पाता है। ठीक है, पीड़क रोधी पेस्टिसाइड किस्मों का विकास इनके द्वारा हो सकता है। मतलब इसमें इस प्रकार की चेंज कर दिया जाए कि वो पीड़क रोधी पेस्टिसाइड मतलब जो पेस्ट हैं उसमें न बैठे। कटाई के पश्चात होने वाली हानि को भी कम किया जा सकता है। कटाई के जो हानि होती है, जैसे कई बार जब फसल काटते हैं तो उसके बीज जो है गिर जाते हैं, तो उसकी हानि जो है कम हो, इसके लिए भी जो आनुवंशिकता रूपांतरित जो ऑर्गेनिज्म है उनका उपयोग किया जा सकता है। और कई बार ऐसा होता है फसल पकने पर नष्ट हो जाती है, तो उसमें भी ये बहुत काम आता है रूपांतरित जो ऑर्गेनिज्म है, जो पौधा बना रखा है हमने। तो खनिज लवण अवशोषण में दक्षता भी इससे आती है। पोषणमान में वृद्धि भी इनके द्वारा होती है। जैसे कई बार धान में आप देखते हैं ना, विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है कई धानों में। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड धान है, पैडी जिसे बोलते हैं। अब उसी को थोड़ा और आगे जाते हैं। इसी का एक बिंदु है बीटी 20 या बीटी टॉक्सिन जिसे कहते हैं। बीटी टॉक्सिन का मतलब है एक प्रकार का ऐसा विष जो मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर पौधों को में जो पेस्ट हैं, जो कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, बीटी 20। ऐसा जीवाणु जो बैसिलस thuringiensis जीवाणु है इसमें। इसमें पुनर्योगज जो डीएनए तकनीक है, इसके द्वारा एक विष को कोड किया जाता है। तो एक जीन उसका निर्माण होता है, तो जीवाणु से प्राप्त कर सकते हैं। तो फसली पौधे के जीनोम में उसे डाल दिया जाता है। जो भी पौधा है, जैसे कपास का पौधा है तो कपास के जीनोम में उसको डाल दिया जाए, तो जिससे रसायन जो है, कीटनाशकों पर जो निर्भरता जो है समाप्त हो जाती है। मतलब उसमें कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बीटी कपास, बीटी मक्का, ऐसे बीटी धान, बीटी टमाटर, अन्य भी आलू है, सोयाबीन है, ये फसलें हैं इससे तैयार की गई हैं, जिसमें जो पीड़कनाशी है, पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया जाता है। ये अपने आप पेस्ट को कंट्रोल कर देता है। तो इसमें जो क्राई कहते हैं, क्राइजीन जो प्रोटीन होता है, उसी के कारण यह संभव हो पाता है। ये चीज़ें मुख्य बिंदु थी इसमें जो हम आपको समझा पाए। थैंक यू।